बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नई हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए अभी तकरीबन 5 माह भी पूरे नहीं हुए और वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के ऐलान के बाद अपोजिशन ने PTI हुकूमत पर अब दबाव बढ़ा दिया है। प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ, बढ़ती हुई महंगाई और सियासी मंजरनामे का जायजा भी लेंगे। अपने मेहमानों को तारुफ आपसे करवाऊँ। इस्लामाबाद में ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब ने, जबकि लाहौर में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलमान आबिद साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आपसे आगाज करता हूँ गुफ्तगू का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियाँ शदीद तनकीद की जद में है। इन दिनों वजीर खजाना असद उमर की कारकर्दगी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब अपोजिशन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने की सलाहियत ही नहीं रखती है, मसाइल सामने आ गए। और अगर दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत को अभी चंद माह हुए नहीं, अपोजिशन की तनकीद, हुकूमत की कारकर्दगी, आप कैसे तज्जिया करेंगे सूरत हाल का? देखिए, डेफिनेटली तनकीद तो बहुत ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अगर माजी को देखें, आपको याद होगा 2008 में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फोरम बना था जरदारी साहब के दौर में, और उन्होंने बड़ा कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा न दिया और हमें IMF में जाना पड़ा। 2013 में नवाज शरीफ साहब आ गए तो फिर वही IMF और सऊदीज ने हमें $1.5 बिलियन तब दिए थे। अभी 2018 में हम पहुंच गए, इकॉनमी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी तब्दीली आई है। लेकिन इस तब्दीली को एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से मार्केट नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि सऊदीज ने तकरीबन $8 बिलियन UAE और सऊदी अरब ने मिल के हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हेल्प की है। तकरीबन $6 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी है जी। $2 अरब चाइनीज दे रहे हैं। टोटल मिल मिला के आपको $16 अरब की एक इकोनॉमिक फैसिलिटी मिली है। प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम आता है कि गवर्नमेंट अपना प्लान मार्केट नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट कह रही है हम IMF नहीं जा रहे। भाई, आपको पता है कि मार्केट जो है वो सरवाइव नहीं करती। मार्केट देखती है कि हालात कैसे हैं। आप जब कहते हैं कि आप IMF नहीं जा रहे तो डेफिनेटली उसका मार्केट पे असर पड़ता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो खुद कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्ट से भी कह रहे हैं कि हम बड़े सोच समझ के जाएंगे। आपको बिल्कुल हक है कि आप टफ कंडीशंस IMF से ना लें, लेकिन आपको मार्केट को कंट्रोल करना है। आर्मी चीफ साहब जाते हैं कराची और बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। सऊदी $10 बिलियन की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लगा रहे हैं गवादर में अंदर। सो आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद थी, गवादर को आपने चाइनीज की मदद से डेवलप कर ली और सऊदीज आ गए और उन्होंने कहा हम रिफाइनरी लगा रहे हैं। इसी तरह UAE भी रिफाइनरी लगा रहा है। वॉक्सवैगन पाकिस्तान में अपना प्लांट असेंबल करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। पॉइंट ये है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सिचुएशन कहां खराब होती है? सिचुएशन वहां पे खराब होती है जहां पे गवर्नमेंट अपने आप की जो पॉलिटिकली ओपोनेंट्स हैं उनको साथ निगोशिएट नहीं कर पा रही, उनके साथ नहीं बैठी। पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और मैसेज ये जा रहा है जैसे कि गवर्नमेंट नैब के साथ मिलकर उनके खिलाफ काम कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आगे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस अनसर्टेनिटी को बढ़ाने में इनका अपना ही हाथ है। सो मेरे ख्याल में जो मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, वजीरों और मुशीरों का बयान रही सही कसर फरूख सलीम साहब ने पूरी कर दी, बाकी गवर्नमेंट से बहुत बेहतर थी। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वजीरों मुशीरों के बयानात आपकी बात को आगे बढ़ाया सर। फरूख सलीम साहब ने जो रही सही कसर पूरी की बयानात देने के बाद, सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आते हैं। मिनी बजट का ऐलान किया गया, वजीर खजाना असद उमर जब अपोजिशन में थे तो उनके बयानात रिकॉर्ड पर हैं। वो जिस तरह नून लीग हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे, शेडो वजीर खजाना बने हुए थे और अब वो हॉट सीट पर बैठ गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ को क्या मुआशी सूरत हाल का अंदाजा नहीं था, उसकी दुरुस्त तस्वीर उनके सामने नहीं थी क्या? और IMF के पास हम जाना भी चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते, फैसला साजी का फुकदान नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कम से कम PTI के लोगों को पता था या नहीं पता था, लेकिन आपको, मुझे और कमर साहब को पता था कि जो पिछली हुकूमत है वो किस किस्म की मईशत को छोड़ के गई है। एक बीमार मईशत को जब वो छोड़ के गई थी तो आने वाली हुकूमत को पता था कि वो किस क्राइसिस का शिकार होंगे, और ये हम पहले से इंडिकेट कर रहे थे कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज माशी अमूर से निपटना होगा। आपने जो पिछली हुकूमत थी उसने IMF की पॉलिसियों के ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया और सारा बोझ एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसियां इख्तियार करके आने वाली हुकूमत पे डाल दी।
अब इस आने वाली हुकूमत के सामने जो बड़ा मसला ये है कि हम IMF के पास जाने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ मुतबादल ऑप्शंस इख्तियार किए। अच्छा, उस मुतबादल ऑप्शन से हमने कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लिया, कुछ कमिटमेंट भी ले ली, लेकिन सवाल ये है कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्क है वो मुझे लगता है कि इस हुकूमत में अभी उसको समझने में की सलाहियत जो है वो कम है, क्योंकि हमें इस वक्त जो लोगों को माशी तौर पे रिलीफ देना था उसमें तो इन 4 महीने की हुकूमत में PTI कोई बड़ा काम नहीं कर सकी, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती हैं, वो मैं समझता हूं कि PTI का ग्रे एरिया है। और ये बात आपने ठीक की है कि असद उमर साहब और उनके इक्तिसादी माहिरीन, जो भी उनकी टीम है PTI की, वो इब्तदाई उस तरह का होमवर्क नहीं कर सकी। आपने देखा एक इक्तिसादी काउंसिल बनाई गई थी माशी अमूर के माहिरीन के ऊपर, लेकिन अभी तक उसके भी सम्राट हमारे सामने नहीं आ सके। तो सर हम इसे नाकामी समझे ना। तो 22 साल इमरान खान साहब ने बरसर इख्तिदार आने के बाद पहली तकरीर में भी कहा कि 22 साल की स्ट्रगल है, 22 साल अपोजिशन में रहा, मैंने 22 साल इन सारे मामलात को देखा। तो तब उसके बाद अब हुकूमत मिले और फिर इस तरह के मामलात में फुकदान नजर आए तो फिर नाकामी ही समझे ना। देखिए ये देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसको हम 2 से 3 माह के अंदर जज करके जजमेंटल हो रहे हैं। हमेशा हुकूमतों को टाइम मिलना चाहिए अपनी माशी पॉलिसियों, सियासी पॉलिसियों के हवाले से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्री मिच्योर होगा कि हम ये कहें कि PTI की हुकूमत नाकाम हो गई है। उसने तो अभी आके अपनी इस्लाहात का इनिशिएट किया है, अब हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो काम PTI की हुकूमत को इक़्तिदार में आने से पहले करके रखना चाहिए था, उसका फुकदान तो बहरहाल हमें नजर आता है। लेकिन एक क्रेडिट आपको दें कि अभी भी हम IMF के पास जाए बगैर हमने अपने दोस्त ममालिक से जिस तरह से कमिटमेंट ली और जिस तरह से वसाइल इकट्ठे किए, वो बहुत अहमियत की बात है। क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि हम IMF के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर हमने IMF से फौरी तौर पे अपने मामला तय न किए तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 महीनों में हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसने नए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और आने वाले भी कुछ जो महीनों चीज़ उन्हें तक नहीं। असद उमर साहब ने कल वाजे कर दिया कि फिलहाल IMF के पास नहीं जा रहे हैं। कमर चीमा साहब, अहम कौमी इशूज, मईशत, तालीम, IMF के पास जाना बहुत जरूरी है। IMF के पास जाना इसलिए जरूरी है, फिलहाल उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। है। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि फिलहाल हम नहीं जा रहे IMF के पास। चीमा साहब, नहीं, अगर वो नहीं जा रहे हैं लेकिन उनको जाना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तो तभी कोई बात आगे बढ़ सकेगी। ठीक है, फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं जितना ज्यादा करें। चीमा साहब, अहम कौमी इशूज, मईशत, तालीम, सेहत, इसकी पॉलिसियों का बराह रास्त अवाम से ताल्लुक है, मगर अगर हम देखें तो ये तीनों शोबे हमेशा सियासी पॉलिसियों के नजर हुए। अवाम की बेहतरी, मुल्क की खातिर आप नहीं समझते मईशत, तालीम, सेहत पर सियासत से गुरेज करें और एक कौमी रोड मैप बनाया जाए ताकि इसके समरात आम आदमी तक पहुंच सके? देखिए, मुआशत के अलावा तलीम और सेहत तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये तो डेफिनेटली तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा भी है कि हम एक नेशनल करिकुलम की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त सबसे जो वो ये है कि आपने फाइनेंस कहाँ से जनरेट करना है, और अगर आपने फाइनेंस जनरेट कर लिया, आपका 12-13 अरब डॉलर का इम्पोर्ट बिल है, उसमें 8 अरब डॉलर की जो आपको क्रेडिट जो सऊदीज एंड यूएईज हेल्प कर रहे हैं, वो तो बहुत जबरदस्त है आपको। लेकिन आपको थोड़ा सा जो आपने फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब ने कहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी जो रेटिंग है वो भी इंप्रूव हुई है 190 मुल्कों में, पहले हम 142 से अब हम 136 पे पहुंच गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा है, लेकिन इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे जाना चाहिए। वो जो एक ऑफिस में क्लर्क बैठा हुआ है उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मैंने एक इन्वेस्टर को कैसे रिलीफ देना है। सो प्रॉब्लम ये है कि जो प्लान्स बने, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करनी है, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, बिल्कुल जबरदस्त बातें हैं, लेकिन ये अवाम, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक बात कब नीचे जाएगी। मैं थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैं आउट ऑफ इस्लामाबाद की गुजरांवाला साइड पे था, तो वहां एक पेट्रोल पंप वाला 93 रुपए लीटर तेल दे रहा था और वो PSO था। और यकीन करें, मैंने उससे पूछा कि इस्लामाबाद में तो इकानवे, उसने कहा सर ये वजीराबाद गुजरांवाला आप कहाँ घूम रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये चीजें जब तक नीचे नहीं जाएंगी, जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज हैं वो इस पे काम नहीं करेंगी, तो तब चीजें तो ठीक नहीं होंगी। सो ब्यूरोक्रेसी को जो पैगाम देना है वो टफ मैसेज देना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ही इनकी टांगे ना खींच रही हो। आपने एक जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको मार्केट करें
एक अच्छी सी अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है जब तक वो मीडिया और आवाम तक नहीं पहुंचती। गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया हुआ है। सो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को अगर 16 अरब डॉलर, सर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल चीज ना लें। आपको IMF, आप पिछले 10 साल की अपनी हिस्ट्री देख लें, सऊदीज ने कभी हमारी मदद इतनी नहीं की, UAE कभी पाकिस्तान के नजदीकी, चाइनीज हार्ड कैश देते ही नहीं है, उन्होंने भी हमें 2 अरब डॉलर की एश्योरेंसेस दे दी हैं। पॉइंट यहां पे ये आ जाता है कि इतनी बड़ी क्रेडिट फैसिलिटी मिलने के बावजूद मार्केट में हालात इतनी जिटरी कंडीशन क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके माने, आपको अगर आपको पता हो ना कि कल हमें इतने 4 अरब डॉलर कहीं से मिल जाने हैं, मार्केट वैसे ही ग्रो करना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें, आपको पता है पिछले 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब को खुद जाके कराची बिजनेस कम्युनिटी से बात करनी पड़ी थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी से खो गए थे इन्वेस्टिंग बिजनेस कम्युनिटी में, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा था। सो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी लेके आए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन करें। यही वो वजह है कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपने ओपोनेंट्स के साथ इंगेज होने की बजाय जो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज मिली हैं उनको अच्छे तरीके से मार्केट में लेके आए। तीसरा, पार्लियामेंट का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। आप पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे, लोगों को ऑन बोर्ड ले ही नहीं रहे। आप खुद तो कहते थे हम लोन्स ले रहे हैं, हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताएं, हमें भी टर्म्स एंड कंडीशन बताएं भाई, आप कर क्या रहे हैं? अवाम को एतमाद मिले, गवर्नमेंट को एतमाद मिले और अबव ऑल पार्लियामेंट को एतमाद मिले। आर्मी चीफ तो बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस का काम था कि वो बिजनेस कम्युनिटी को मिले। आजकल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी कल उन्होंने इस तमाम तर मामलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ जी, सलमान आबिद साहब, अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा की जो मुबैना जायदादें हैं उन पर बड़ा तूफान मचा रखा है। क्या मरियम नवाज और अलीमा खान के मामले में कोई मवासलत आप समझते हैं? और अपोजिशन की जानिब से JIT और तहकीकात के मुतालिबे दुरुस्त है या वो अपने मामले जो केसेस उनके चल रहे हैं इनकी बुनियाद पर हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है, चाहे उसमें हुक्मरान तबकात के लोग हों चाहे अपोजिशन के लोग हों, वो बिला तफरीक होना चाहिए। हमें कोई एक चूज़ी किस्म का एहतसाब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर हम अलीमा खान का मामला जो है वो मरियम नवाज़ के साथ, नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ साहब के मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि ये शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार के अंदर रहा है 30 बरसों के अंदर, और इक़्तिदार को इन्होंने रियासत के वसाइल को, हुकूमती वसाइल को में जिस तरह से उसमें लूट मार की है वो सबके सामने है और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसलिए अलीमा खान तो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ अलीमा खान जवाबदेह होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो अपने मामलात में शफाफियत नहीं रखती हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए अपोजिशन के पास मसला क्या है, इस वक्त सारी की सारी हस्ब इख्तलाफ की जमातें, चाहे उसमें हुकूमत के लोग अपना सियासी जमातें हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी की लहर चल रही है उसका शिकार है। अच्छा, ये तो उनकी ज़रूरत है कि वो कहेंगे कि ये एहतसाब सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पे किया जा रहा है, ये शफाफ नहीं है और ये हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल ये है, उनका भी होना चाहिए, लेकिन ये सवाल तो खुद PMLN की क़यादत को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को सोचना चाहिए कि जब वो 5-5 बरस इक़्तिदार की बारियां लेते रहे और शहबाज शरीफ साहब 10 साल से मुसलसल पंजाब में और पीपल्स पार्टी 10 साल सिंध में इक़्तिदार में रही है, उन्होंने क्यों नहीं इस वक्त की हुकूमत का लोगों का एहतसाब किया? क्यों नहीं उन्होंने अलीमा खान का एहतसाब किया? क्यों नहीं उन्होंने अलीम खान का एहतसाब किया, चौधरी बरादरान का एहतसाब किया? भाई उस वक्त तो उन्होंने एहतसाब के नाम पर समझौते की सियासत की और एक लूट मार की सियासत करके अपने अपने मफादात को तकवीयत दी है। इसलिए अब जब एहतसाब की अमल बात हो रही है, अब कभी कहते हैं कि जुडिशरी के हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, कभी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, कभी कहते हैं कि इमरान खान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, कभी नैब को गालियां निकालते हैं। तो सवाल यह है कि इस सारे मामले का जो पीछे पस मंजर है वो ये है कि एहतसाब के अमल को ज्यादा से ज्यादा मुतनाज़ बना दिया जाए। भाई आप अलीमा खान का एहतसाब करें, आप कहें कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीपल्स पार्टी का एहतसाब ना हो, इसका मतलब यह नहीं है कि PMLN के लोगों का एहतसाब ना हो। हर एक को अपनी अपनी सफाई पेश करनी है और शवाहिद के साथ पेश करनी है। PP क़यादत बिलावल जरदारी साहब का रवैया खासा जारहाना हम देख रहे हैं। अगर दूसरी जानिब देखें तो नून लीग बज़ाहिर इतने जारहाना मूड में नहीं दिख रही। मरियम नवाज साहिबा खामोश है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और नून लीग का मूड हिकमत अमली का हिस्सा है या दरपर्दा दोनों जमातें अनार हो जाती हैं?
देखें, जो अगर हम इमरान खान साहब की बातें सुने तो वो तो कहते हैं कोई एनआरओ नहीं है, किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलेगा। अभी जो रिसेंटली एक मूव चली थी जिसमें 1 घंटे के नोटिस पे जरदारी साहब जाके मौलाना फजलुर रहमान से मिले थे और उसके बाद डिप्टी जो स्पीकर हैं आपके सेनेट के, उन्होंने कहा जी कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे संजरानी साहब के खिलाफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ इसको। इस पे देखेंगे कि कितने संजरानी साहब को 53 वोट चाहिए, किस तरह वो सरवाइव करते हैं। संजरानी साहब जिन हालात में चेयरमैन सेनेट बने थे और अभी वो बने थे, वो देखने वाली चीज़ है कि वो हालात बड़े ज़बरदस्त थे और उसमें जिन जिन एक्टर्स ने सपोर्ट किया और जो वहाँ पे एक डोमेस्टिक तब्दीली आई, तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब चाह रहे हैं कि शायद वो कुछ इस तरह की हरकत करें, इस तरह की सियासी चाल चलें जिससे वो मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन को हिला दें अगर उनको हिलाया गया तो। एक अनसर्टेनिटी वो क्रिएट करना चाहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा जी सॉरी, मैं अब किसी भी किस्म की अब आपको सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने हमारे मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं किया। अब पीछे अपोजिशन डिवाइडेड हाउस है, तो अभी डिवाइडेड हाउस को समझ नहीं आ रही कि हमने चलना कैसे है, क्योंकि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में इन्होंने अपने आप को सपोर्ट नहीं किया। तो गवर्नमेंट जो है वो एनआरओ देने की पोजीशन में भी नहीं और दे भी नहीं सकती। इनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ही ये रही है कि हमने इन दोनों पार्टियों का एहतसाब करना है। आज ये अगर ये वोट इनको देते हैं, एनआरओ की तरफ बात करते हैं, तो कल को लोग इन्हीं को पकड़ लेंगे कि भाई आपने क्या किया है। सो जो मैं इस चीज को अभी देख रहा हूँ आगे आने वाले दिनों में कि जरदारी साहब के उन्होंने एक जो सिंध के अंदर एक जो पॉलिटिकली इन्वायरमेंट को चार्ज कर दिया है, रोजाना जलसे कर रहे हैं। ये तो हमारे पॉलिटिशियन तो हुकूमत में है तो 5 साल अवाम के पास नहीं जाते, पहले 6 महीने में इतने जलसे क्यों करने पड़ गए इनको? डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इनके जवाब भी सिंधी लोग उनसे, सिंध के जो लोग हैं वो डेफिनेटली मांगेंगे इनसे, खासकर क्योंकि इनकी सिंध इनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है। सो इंपॉर्टेंट इस वक्त फैक्टर ये है कि एनआरओ तो मिलना नहीं है और जो इन हाउस जो पार्लियामेंट में कोई आपस में तब्दीली ला सकते हैं वो शायद कोई कोशिश करें, शायद जरदारी साहब इसमें कोशिश करें, लेकिन देखना यह कैसे होता है। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए ताकि जो भी नीचे आना चाहिए था, मगर वो नहीं आ रहा। सलमान आबिद साहब, मुबैना जाली अकाउंट्स का मामला, इस पर वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा स्टैंड लिया। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर वो नाम जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ईसीएल से निकाल दिया जाए, मगर वफाकी हुकूमत ने अभी ये मामला मौखर कर दिया। सिंध हुकूमत इस मामले पर सिंध कार्ड का खेल खेलती नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, आने वाले वक्त में बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा और मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद भी जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो भी इसी पोजीशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अब एहतसाब के अमल पर जितनी बहस हो गई है, अगर आज एहतसाब का अमल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान में शायद कभी भी एहतसाब नहीं हो सकेगा। और यही वो खौफ है जो अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से पिछले 4 महीनों में जिस तेजी रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत जलसे कर रही है, वो जाहिर करता है कि उनके अंदर एक बड़ा सियासी दबाव है और वो इस वक्त एक बड़े दबाव की सियासत का शिकार है। उनको लगता है कि हमारे खिलाफ जो एहतसाब का शिकंजा है उसको कमज़ोर करने के लिए हमें फौरी तौर पर सियासी मैदान में कूदना पड़ेगा, जो पीपल्स पार्टी कूदी है। PMLN का मसला यह है कि PMLN में अभी भी शहबाज शरीफ साहब एक मफाहमत की सियासत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई बातचीत के जरिए मामला तय हो जाए, और यही वजह है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जबानबंदी की हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में जब दोनों बड़ी जमातें इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महाजराई पैदा करेंगी, ये जो कहा जा रहा है ना कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो, अगर हुकूमत कोई कोशिश कर भी ले, लेकिन इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को अब बढ़ाना जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN की मजबूरी बन गई है, ताकि हुकूमत पे दबाव डाला जाए और ख़ास तौर पे जब उसकी परफॉर्मेंस पे सवालात उठ रहे हैं तो और ज़्यादा दबाव बढ़ाकर आगे लेके जाया जाए। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले चंद महीनों में आप देखिएगा कि मार्च तक या अप्रैल तक आपको आसिफ अली जरदारी और PMLN की जो लीडरशिप है वो आपको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आएगी। ठीक है, बड़ी लीडरशिप मंतकी अंजाम तक पहुंचती नजर आएगी। सलमान आबिद साहब, कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब जाए, उसके बाद हम बात करेंगे आसिफ जरदारी की जो अमेरिका में जायदाद का मामला सामने आया था, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की और उतनी ही तेजी से वापस ली। क्या वजूहात है, एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। विफाक और सिंध में तनाव एक तरफ तो लगता है कि बढ़ता नजर आ रहा है, मगर अगर हम दूसरी जानिब देखें तो कुछ मामलात में नरमी भी बढ़ती जा रही है। आसिफ जरदारी की अमेरिका में मुबैना जायदाद के मामले पर
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान किया है। कमर चीमा साहब, इतनी तेजी से दरखास्त दायर की गई और उतनी ही तेजी से वापस भी ले ली गई। दरखास्त दी गई, क्यों दी गई, और अब ली गई है तो क्यों ली गई, हो क्या रहा है? देखें, वो जरदारी साहब अपने सारे पार्लियामेंट में भी कह के गए थे कि हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। फिर वो जलसों में भी कहते रहे, ओए गूंगो, ओए बहरो, ओए तुम सुनते नहीं हो, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और मेरी बात सुनो। तो मेरा ख्याल है उनकी बात जो है वो सुन ली गई है। और लाइटर नोट में ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी डेफिनेटली, मुझे शुरू से एक चीज़ नज़र आती है कि गवर्नमेंट जो है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, उनका पीपल्स पार्टी के साथ काम करना तो किसी हद तक मुझे नजर आता है कि मुमकिन भी है। हालांकि पीटीआई जो है वो लचक शो नहीं करती, लेकिन जो नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो जो वोट लिया हुआ पंजाब से और नवाज शरीफ पे जो उन्होंने खिलाफ काम किया हुआ वो बनते ही नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि शायद कोई जो पीटीआई वो स्पेस देना चाह रही है कि किस तरह की स्पेस होगी, डेफिनेटली आने वाले वक्तों में पता चलेगा। यहाँ कोई बैक चैनल कोई डायलॉग चल रहा है जो कि बड़ा मुश्किल है। अभी पता चला है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो अगले 2-4 दिनों में जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। वो 1-2 दिन वहाँ पे रहेंगे, बैठेंगे, देखेंगे क्या करना है। अब बड़ी मुश्किल हालात है कि अगर वो कोई इन हाउस सिंध में चेंज लाना चाहते हैं, उनको वोट भी नहीं चाहिए। आपको पता है 18वीं अमेंडमेंट के बाद हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं हो सकती। सो सिचुएशन की कुछ इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे इतना नजर आ रहा है कि शायद कहीं पे जाके पीपल्स पार्टी और पीटीआई कहीं पे जाकर कोई वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और आपको पता है कि आगे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन होनी है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली बाकी लोगों की भी सपोर्ट, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी सपोर्ट चाहिए होगी। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और टेम्परेचर को कम करने की पीटीआई का मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ है। सलमान आबिद साहब, एहतसाब के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क में इन दिनों करप्ट अनासिर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगरचे अपोजिशन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, वो कहते हैं एक तरफा एहतसाब है, मगर हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि एहतसाब से मुतालिक रियासत के तमाम ही इदारे एक पेज पर हैं। अपोजिशन के एतराज़ात ये किस तरह दूर किए जा सकते हैं? देखिए ना, पहली बात यह है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में करप्शन की होगी और जब वो कानून के शिकंजे में आएगा, वो तो कभी नहीं मानेगा कि उसने करप्शन की है। वो तो यही कहेगा कि उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो हमारी सियासी क़यादत है, वो कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी कानून की हुक्मरानी के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर अपने आप को ढाल बनाती है ताकि ये करप्शन के खिलाफ कोई काम आगे ना बढ़ सके। और आज भी एक जमहूरियत के नाम पर करप्शन से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल, जैसे आपने खुद उसका जवाब दे दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें नैब भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें सियासी हुकूमत भी शामिल है, बज़ाहिर ये लगता है कि एक बड़ा इत्तफाक ये पाया जाता है कि हमें करप्शन के खिलाफ ये मामला को हल करना होगा। क्योंकि वजह यह है, अब आप देखिए ना, ये पाकिस्तान बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मुल्क है, जहाँ पान वाले की दुकान, जो पान वाले की दुकान वाला है, उसके अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं, कोई धोबी के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कोई मोची के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक नेक्सिस बना हुआ है पाकिस्तान में सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेसी का, सरमायादारों का और दीगर इदारों के लोगों, इंडिविजुअल लोगों का, जिन्होंने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की गंगा जमुना के अंदर हाथ धोए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब जब एहतसाब की लहर चल रही है तो अपोजिशन ये शोर मचाती रहेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब नहीं हो रहा। आप देखिए, काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के लोग इस वक्त शिकंजे के अंदर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ अगरचे वो उस तरह की शिद्दत नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके लोगों को भी किसी न किसी शक्ल में अताब का निशाना बढ़ रहा है। नैब के पास वो पेश हो रहे हैं, नैब में जा रहे हैं, चौधरी बरादरान भी गए हैं, परवेज खटक भी जा रहे हैं, अलीम खान भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता ही है कि पाकिस्तान में आने वाले जो चंद महीने हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपको बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। और कुछ बड़े नाम जो हैं, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो किसी और शोबे के हैं, वो अताब में आ सकते हैं। ये जो पूरा लैंड माफिया का नेक्सिस बना था, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, हमने देखा है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। इस लाहौर में भी जो है बड़ी कार्रवाई हमने देखी है। सिंध और विफाक के तनाव की बात करते हैं। सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर उंगलियां उठा रही है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की अब ये तीसरी हुकूमत है। अंदरून सिंध थर के मसाइल और कराची में भी मसाइल का अंबार लगा है। बिलावल ये कहते हैं कि मुराद अली शाह और उस्मान बुज़दार का कोई मवाजना ही नहीं है। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? वैसे इन दोनों का आपस में कोई मुआवजा नहीं है, बनता भी नहीं है।
किसी हालत में भी नहीं बनता। ना उस्मान, ना तो हमें मुराद अली शाह साहब की कोई जो प्रोग्रेस है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब को लाया गया वो भी देखने के काबिल है। ना उनका कोई बैकग्राउंड नजर आता है, वो तो बस उन्होंने लाके बैठा दिए हैं, डेफिनेटली जैसे काम कर रहे हैं हम सबको पता है। सिंध में अगर सर मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी देखें, मैंने जिक्र किया थर के मसाइल का, कराची इतना बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मसाइल का अंबार यहाँ पर लगा है, ये मामला भी तो हल नहीं हुए। तीसरी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में। मैं यही कह रहा हूं कि मुराद अली शाह साहब को तो बहुत काम करना चाहिए था। बड़े वो यंग तकरीबन सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत सारे काम वो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पे जो जमूद नजर आता है। मेरा क्योंकि पढ़ने लिखने पढ़ाने से भी ताल्लुक है, मुझे पता है कि सिंध के जो लोग, जो बच्चों से हमें सामना करना पड़ता है, उन बेचारों की जो एकेडमिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही मीडियोकर होती है। तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, आपने कराची को तो अर्बनाइज कर दिया, मजीद अर्बन सेंटर्स जनरेट करने से वो नहीं कर सके, एक ही शहर के ऊपर बोझ लादे जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का चैलेंज था वहां पे, उसके बाद जैसे क्राइम का नेक्सस को तोड़ा गया, वो शुक्र करे कि रेंजर्स और आर्मी ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बाकी जिस तरह तोड़ा तो हालात ठीक हुए, वरना जरदारी साहब के दौर में जमाने में याद है कि 7,000 के करीब जो कराची में लोग जो थे वो शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई ही वो प्लान कोई रखती है अपनी आवाम के लिए। अभी जरदारी साहब हमेशा अपनी कामयाबी समझते हैं, 18वीं अमेंडमेंट के बाद रिसोर्सेज तो सूबों के पास चले गए हैं। हमें देखना यह है कि आज डिबेट ये हो रही है कि 18वीं अमेंडमेंट को थोड़ा रिवर्स किया जाए, उसमें से कुछ चीजों को मरकज के पास वापस लाया जाए, क्योंकि सूबों के पास कैपेबिलिटी नहीं है डिलीवर करने की। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सिंध और बलोचिस्तान और पंजाब और केपी के ऊपर है कि क्या ये अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पा रहे, कि आज ये डिबेट पाकिस्तान में हो रही है कि जो अख्तियारात हमने सूबों को दिए थे वो वापस मरकज के पास आ जाएं। मेरा ख्याल है ये सारी की सारी पॉलिटिकल एलीट की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, और लग रहा है कि जितना पैसा आपके पास गया था वो पैसा तो लगा ही नहीं है, वो पैसा तो आवाम तक पहुंच ही नहीं रहा। तो फिर आवाम तक नहीं पहुंच रहा। कमर चीमा साहब, सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, ब्रेक की जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे फौजी अदालतों में तौसीए के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात का भी जिक्र करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर के हालिया बयान को भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फौजी अदालतों के क़याम के बाद से मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब एक बार फिर फौजी अदालतों में तौसीए का मामला पार्लियामेंट के सामने है। कमर चीमा साहब, क्या समझते हैं जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात नहीं लाई जा सकी, एक बार फिर फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीए नागुज़ीर हो चुकी है, हुकूमत इस मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? क्या मंजरनामा देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सारी सियासी जमातों का मूड देखें तो सारे कहते हैं कि हम जी इत्तेफाक कर लेंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए और इस तरह की कोई तनकीद नहीं आनी चाहिए, पहली बात। और ये मेरा ख्याल है सब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया है कि इतने बड़ा आपके मुल्क में जुडिशियल सेटअप है तो क्यों डिलीवर नहीं कर पाए कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी। तो इतना बड़ा आपका जो हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है जुडिशरी के ऊपर, यहाँ अगर नहीं की हुई तो देखना यह है कि क्यों जुडिशरी डिलीवर नहीं कर पा रही। और आपने जो लेजिस्लेशन करनी थी ताकि जिन लोगों को आपने जेलों में डालना था और सजाए मौत देनी थी वो क्यों नहीं कर सके। आपको याद होगा कि जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में अनऑफिशियल जो था मोरेटोरियम लगा दिया था कि हम जो एग्जीक्यूशंस नहीं करेंगे, वो क्योंकि पीपल्स पार्टी की खास माइंडसेट रखती है कि हम जो है वो एक वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सेटअप्स को देखते हुए कि हमें जो है वो जिंदगी को अहमियत देनी चाहिए और इंसानी हकूक को अहमियत देनी चाहिए। हालांकि उनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था कि पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, तो इस वक्त तो जिन लोगों को सजाए मौतें बनती हैं वो जरूर देनी चाहिए। 5 साल इन्होंने वो किया, फिर जो है नवाज शरीफ साहब आगे वो खामोश रहे, उन्होंने थोड़ी बहुत सजाए मौतें जो देनी थी वो दी। इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि इस दौरान पिछले 4-5 साल से
आपने स्पेशल अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि मिलिट्री कोर्ट्स फंक्शन कर सकें, और उससे नुकसान ये हुआ कि जो जुडिशरी डिलीवर कर सकती थी या उसको इंप्रूव किया जा सकता या एम्पावर किया जा सकता था, वो पॉलिटिशियंस ने नहीं किया, वो पार्लियामेंट ने नहीं किया। अब आप फिर 2-2 साल का वो सनसेट क्लॉज रखते हैं कि ऑटोमेटिक एक वक्त पे जाके खत्म हो जाएंगी और फिर दोबारा इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट इनको करेगी। तो मेरा ख्याल से एक तो पॉलिटिशियंस की नाकामी है जी, बिल्कुल क्लियरली। दूसरा, पॉलिटिशियंस की नाकामी है इस अहम मामले पर। सलमान आबिद साहब, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। वजीर खजाना ने जी चीमा साहब मुख्तसर आप कर दें अगर अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैंने कर ली है, थैंक यू। ठीक है सलमान आबिद साहब, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से वजीर खजाना ने गुज़िश्ता दिनों भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और तिजारत के हवाले से एक अहम पैगाम भी दिया कि भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहता मगर हम तिजारत की बात कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप उनके इस बयान को, और आपको लगता है वहां से भी अब सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, वहां से भी कोई जंग के अलावा अमन मुज़ाकरात की बात आएगी? देखिए, मसला सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का नहीं है, पिछली हुकूमत नवाज शरीफ भी, और पाकिस्तान मुसलसल जो है वो भारत को दावत दे रहा है कि आइए हम मिल बैठ कर जंगों से बाहर निकलें, तनाज़ात से बाहर निकलें, तजादात से बाहर निकलें और मुकालमे के अंदर बातचीत के अंदर आएँ। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा डेडलॉक है वो खुद भारत ने पैदा किया हुआ है और भारत इस वक्त वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि इस साल मई में भारत के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो मोदी की जो सरकार है जो अभी हालिया महीने में पिछले महीने में 5 रियासतों के अंदर इंतखाब आ रही है, तो वो तो इस वक्त किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बातचीत की तरफ नहीं जाएंगे ताकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनली ख़राब ना हो। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस जो मई के इंतखाबात के बाद भारत में जो क़यादत आएगी, चाहे बीजेपी जीते और चाहे कांग्रेस जीते, हमें एक बड़ी जो है ना डिप्लोमेसी जो है ना उसमें नजर आएगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और इस वक्त भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। तो मई के बाद जब नई हुकूमत हिंदुस्तान में आएगी तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में एक ब्रेक थ्रू जो है उसका बिल्कुल इम्कान है, ब्रेक थ्रू का इम्कान है। आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब, आप भी इस मामले पर रिस्पॉन्ड कर दें। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से असद चीमा साहब, जो असद उमर साहब है वजीर खजाना, उनका बयान सामने आया। आपको लगता है भारत अब टेबल टॉक पर आएगा? मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत टेबल टॉक पे नहीं आएगा। भारत दुनिया को एक ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी की जो है वो उसको हवा दे रहा है। हालांकि दुनिया इस चीज को मान रही है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमें ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह अपने मुल्क में दहशत गर्दी को कंट्रोल किया है, हमारी मदद करें अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। जो इंडियन स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए दुनिया में। ठीक है, आपको लगता है कि भारत इस मामले पर लचक नहीं दिखाएगा? सर आप ही रिस्पॉन्ड कर दे। साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर, जिन्हें काफी अरसा हो गया रिटायर हुए, आज कराची में उन्होंने खिताब किया, सिविल हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए, गुड गवर्नेंस और फंड से मुतालिक शफाफियत के बारे में भी उन्होंने बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बजाय पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ करते वो भारत की तारीफें करते रहे। कितनी अहम टाइमिंग है? देखिए, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है इस तरह की जो स्टेटमेंट्स उनको स्नब करना। जी चीमा साहब, मैं सलमान आबिद साहब आपसे भी इसका जवाब लूंगा, पहले चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। मेरा ख्याल है इसको स्नब करना चाहिए। पाकिस्तान ने जितनी बड़ी दहशत गर्दी की जंग लड़ी है और इसमें कुर्बानियां दी हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को इसकी दाद भी देनी चाहिए और मिसाल भी मिलनी चाहिए कि $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेंड कर चुकी है और आज भी 60% अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के हाथ में है और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने वापस लिया है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को इस चीज का पता है। कैमरॉन मंटर अपने एक खास पैराए में बात कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने किस पैराए में बात की, लेकिन डेफिनेटली गुड गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। उनके दौरान मुझे याद है कैमरॉन मंटर साहब यहाँ पे इसलिए इस्तीफा देकर चले गए थे क्योंकि CIA जब ड्रोन स्ट्राइक्स करती थी तो इनको बताती नहीं थी और इन्होंने प्रोटेस्ट में जो था वो इस्तीफा दिया था। तो इनके अपने मामला देखने हैं, वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट। सलमान आबिद साहब, आप कैमरॉन मंटर के हालिया बयान को, उनकी टाइमिंग कितनी अहम है इस तमाम तर सूरत हाल? मेरे ख्याल में कैमरॉन मंटर के बयान की कोई अहमियत नहीं है। वो एक साबिक सफीर है, हमें उससे ज़्यादा उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस वक्त तो अहमियत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ, पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ डायलॉग के अंदर है, निगोसिएशन के अंदर है। खुद ट्रंप ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान की नई सियासी सिविल क़यादत के साथ मिलने के लिए तैयार हैं और मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो सास और बहू की लड़ाई है ये चलती रहेगी, नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो लबो लहजा चंद महीने पहले
ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में इख्तियार किया था, वो अब हमें जो है ना उसमें सीज फायर नजर आता है। उसमें सीज फायर नजर आता है। सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब लाहौर से, सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने बैरूनी मदाखलत तो है, मगर हुकूमत को अंदरूनी तौर पर भी मामलात को देखना चाहिए। माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स के फर्क को समझना चाहिए। अवाम में, कारोबारी तबकात में अपने एतमाद को बहाल करना चाहिए ताकि आम आदमी तक रिलीफ पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।